क्योंकि आप एमबीबीएस करने के बाद अगर आप एक क्लिनिक खोल लेते हैं तो कोई भी नहीं आएगा आपके जैसे पास। कि घर पे भी पेट्स रहते हैं, डॉग है किसी के यहाँ, किसी का कैट है, तो मेजरली प्रॉब्लम क्या रहती कुछ डेडली डिजीज़ होती हैं जैसे कैनाइन पारो वायरस, फेलाइन पारो वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये बहुत डेडली डिजीज़ेज़ हैं जिसमें बचने के चांसेस इनफैक्ट काफ़ी कम होते हैं। मैंने एक अपने पेट को अडॉप्ट किया था और फिर मैं उसको क्लिनिक लेके गई थी, वेटनरी क्लिनिक। हाँ, उस टाइम पे आई वो गॉट रियली फैसिनेटेड। एक टीचर ने भी बोला था कि हंसिका आप फ्यूचर में बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। है? कैट का क्या एवरेज लाइफ ड्यूरेशन रहता है, डॉग का क्या रहता है? ये समझ लीजिए एक ह्यूमन कोरोना टाइप है। स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, वेटनरी को लेकर। आज हमारे साथ में है डॉक्टर हंसिका सिंह। सी इज द फाउंडर ऑफ वेट विजिट और पेट क्लिनिक भी रन कर रही हैं एक। इनसे हम जानेंगे इनकी स्टोरी, कंप्लीट जर्नी ऑफ वेटनरियन, कि किस तरह से स्टार्ट किया, कब कोर्स को सिलेक्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, और आज के टाइम पे कितना अर्न कर रही है, या फ्यूचर स्कोप के लिए सेफ है कि नहीं है। सो मोस्ट वेलकम मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो आपने कब प्लान किया कि हमको वेटनरी का कोर्स करना है? बिकॉज इन जनरली लोग तो एमबीबीएस का करना चाहते हैं, या बीडीएस का कर लेते हैं, या बीएमएस का कर लेते हैं। वेटनरी के लिए बच्चा जाने में लिए बड़ा डरता है, तो आपको उस तरह का फियर नहीं रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत सिलेक्ट कर लिया है? नहीं, आई थिंक ये एक डिसीजन था मेरा जिसके लिए मैं 100% श्योर थी। कोई डबल थॉट्स नहीं थे। लेकिन स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा मतलब साइंस में इंटरेस्ट शुरू से था। इनफैक्ट मेरी टीचर्स को भी पता लग गया था दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। एक टीचर ने भी बोला था कि हंसिका आप फ्यूचर में बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। तो मुझे मतलब वो याद है। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब हुआ था जब मैंने एक अपने पेट को अडॉप्ट किया था और फिर मैं उसको क्लिनिक लेके गई थी, वेटनरी क्लिनिक। हाँ, उस टाइम पे आई वो गॉट रियली फैसिनेटेड पूरे क्लिनिकल सेटअप से। मतलब मुझे बहुत उधर अच्छा लगता था, एनर्जी अच्छी मिलती थी, एंड दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ, वेटनरी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना माइंड में था, लेकिन स्पीशीज को लेके मैं श्योर नहीं थी। उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि दिस इज द वन फॉर मी। तो एमबीबीएस के लिए तैयारी नहीं की कभी? एमबीबीएस के लिए बीच में दिया तो था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ट्राई आई थिंक हर कोई करता। थोड़ा फैमिली भी मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे थोड़े रिलेटिव्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो चाह रहे थे कि एटलीस्ट मैं दूँ, बट फिर मैंने दिया वेटनरी ही। कब की बात है ये? 2015 में। ओके। हाँ तो जी। जो आपकी फैमिली है वो बिलोंग कहाँ से करती है? फैमिली तो पापा इज़ फ्रॉम यूपी एंड मम्मी इज़ फ्रॉम यूपी में कहाँ से फादर? मुझे नहीं पता। अच्छा, आइडिया नहीं है। तो आप लोग अभी यहीं दिल्ली में रह रहे हैं, हाँ जी, राइट? हाँ जी, शुरू से दिल्ली में। तो आपकी स्कूलिंग भी यहीं से होगी? यस। तो दिल्ली के बच्चे के लिए एक वेटनरी करना बड़ा ऑकवर्ड सा नहीं है? ऑकवर्ड था। इनफैक्ट जब मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, हाँ, उसमें कितने सारे बैचेस होते हैं, हर बैच में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, सारे एमबीबीएस वाले होते हैं? सारे। इनफैक्ट वेटनरी में दूर दूर तक कोई नहीं था जो चाहता था करना। तो बट मेरे को श्योर था। इनफैक्ट जैसे वेकेशंस होती थी, बच्चे कहीं दूर दूर जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के जा रहे हैं, मैं अपने पेट को लेके पेट क्लिनिक जाती थी। तो वो मेरे लिए एक हैप्पीनेस था। तो जब कोर्स ले लिया तो उसके लिए कौन सा एग्जाम दिया था आपने? सो बेसिकली ऐसा होता है कि 11th-12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए होती है। उसके ओके, बाद 12th के बाद आप नीट एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। एंड फिर जो काउंसलिंग होती है वो नीट के थ्रू होती है। वीसीआई का जो काउंसलिंग रहता है, यस, यस, राइट? 15%। आपके समय पे कौन सा एग्जाम था? बिकॉज उस समय पे आई थिंक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग बोर्ड नहीं था, वीसीआई। यस, यस, मेरे टाइम पे तो एआई पीवीटी था, एआई प्री वेटनरी टेस्ट। फिर आज वाज द लास्ट बैच जिसने ये एग्ज़ाम दिया। नेक्स्ट ईयर से फिर नीट एग्ज़ाम नीट के से हो थ्रू हो गया था। गया था। आपने कब ये एग्जाम दिया हुआ था? मैंने 2015 में दिया था। 2015 में दिया था। यस, यस, वही 5.5 ईयर का कोर्स है, राइट? यस। तो उसमें क्या कैरिकुलम कैसा रहता है? फर्स्ट ईयर में क्या सिखाते हैं, सेकंड ईयर में क्या रहता है, थर्ड ईयर में क्या रहता है? बच्चों को ऐसा लगता है बड़ा डिफिकल्ट है, हाँ बहुत जी, टफ तो नहीं होगा, बिकॉज अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना इजी होता है। हाँ जी। हम पेट के बारे में जानेंगे, चीज़ें समझेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनको। हाँ, तो सब्जेक्ट ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के कुछ इयर्स तो आपको फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। वही फिजियोलॉजी है जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, उसको बस थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। वही केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री की फॉर्म में जो आप पढ़ते हैं। फिजिक्स का कुछ ऐसा यूज़ नहीं होता है। फिजिक्स का कोई रोल नहीं है? नहीं। और उसके बाद कुछ ड्राई सब्जेक्ट्स भी आते हैं बीच में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एक्सटेंशन है, जो पर्टिकुलरली एनिमल बॉडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, जिसको नॉन क्लिनिकल में आगे जाके पढ़ना है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हर तरीके से मतलब प्रोवाइड करी जाती है, प्रिपेयर आपको हर तरीके से किया जाता है हमारे करिकुलम में।
लेकिन जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो काफ़ी लेट आता है, मतलब कि 4th और 5th ईयर में जाके आप लास्ट के 2 क्लिनिकल, ईयर में। यस यस, तभी आप स्टेप इन करते हैं क्लिनिक्स में। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आप अप्लाई करते हैं इस ईयर में। तो आपको कौन-सा कॉलेज रहा? किस कॉलेज से किया हुआ है? मेरा था श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। लेकिन जो कैंपस था मेरा वो गन्नावरम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में था। अच्छा, वो आई थिंक कंस्ट्रक्टेड नहीं था क्या? कहीं अलग बना हुआ था? नहीं नहीं, हाँ, एयरपोर्ट के जस्ट ऑपोजिट है, कंस्ट्रक्टेड था, बट मेरे टाइम पे हॉस्टल नहीं था गर्ल्स के लिए। एंड ओके। इनफैक्ट मैं फर्स्ट नॉन लोकल थी वहाँ पे गर्ल में से। इससे पहले कोई भी आंध्र प्रदेश से आउटसाइड से कोई गर्ल नहीं आई थी। ओह ग्रेट! तो पहले पता चला कि हॉस्टल नहीं मिलेगा, सो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मेरे फादर के लिए भी। फिर मेरा एक्सेप्शन था, मुझे अलाउ कर दिया था, मेरे साथ फिर एक और लड़की थी, हमें हॉस्टल में अलाउ कर दिया था। फिर अगले साल से, बिकॉज हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अगले साल से फिर जितने भी स्टूडेंट्स आए उन्हें फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिला है। जैसे आंध्रा में आपका कॉलेज था, तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस नहीं फेस किए? बिल्कुल चैलेंजेस तो थे। एक तो लैंग्वेज को लेके वो बहुत बड़ा बैरियर था, लेकिन आई वाज कीन इन लर्निंग तेलुगु, मैंने बहुत जल्दी पिकअप किया था। तो अ, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते थे? नहीं नहीं पढ़ा, हाँ। मीडियम ऑफ टीचिंग इज़ इंग्लिश ओनली, लेकिन फिर भी कभी कभार एक होता है ना कंफर्ट जोन अपनी लोकल लैंग्वेज में हम आता है। बात नहीं कर पाते हैं। यस यस, हाँ। कभी कभार कुछ प्रोफेसर स्लिप इन कर देते थे कुछ टॉपिक्स तेलुगु में, तो वो थोड़ा हार्ड होता है। जैसे जोक्स क्रैक कर दिए तो उसमें आप थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हो। हाँ, कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मुझे क्यों हँस रही है एवरीवन पूरी इज लाफिंग क्लास। और आपको नहीं पता चलेगा कि क्यों हंस रहे हैं। बस आई थिंक यही चैलेंजेस थे, अदरवाइज सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, सब प्रोफेसर्स बहुत वेलकमिंग थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं मेजर। तो आप अपने कॉलेज को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं तो 10 on 10। 10 आउट ऑफ 10। यस यस, अच्छा था एकदम। डेफिनेटली अच्छा था, आपने मतलब कंप्लीटली एक तरह से कॉलेज को एन्जॉय किया, राइट? फुली एंजॉय किया, हाँ जी। तो अगर हम कॉलेजेस के थोड़े एक्रीडेशंस की बात करें, तो एक्रीडेशंस कहाँ से रहते हैं? कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रहती हैं? यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी एक्रेडिटेशंस रहती हैं वो हुँ, आईसीआर के थ्रू रहती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके। हाँ जी। और काइंड ऑफ जैसे अगर हम इंडिया के अंदर सबसे अच्छे कॉलेज की बात करें, तो वो कॉलेज कौन-सा है? या कोई सबसे अच्छा हॉस्पिटल की बात करें, वो कौन-सा है? कॉलेज की अगर हम बात करें हुँ, एकेडमिक पर्पस से, तो वो अभी आई थिंक आईवीआरआई है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज़्ज़त नगर, बरेली में। ओके। हाँ जी, पहले वो यूजी नहीं ऑफ़र करता था, अब रिसेंट कुछ ईयर्स से उन्होंने यूजी भी ऑफ़र करना शुरू किया। बाकी अगर हम हॉस्पिटल की बात करें हुँ, जो कि एकेडमिक नहीं है, सिर्फ़ हुँ, आप अपने पेशेंट्स को जाके दिखा सकते हैं, तो वो है अभी टाटा टाटा ट्रस्ट अभी मुंबई में। ओके। हाँ जी, स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। तो आपके मन में जैसे कोर्स खत्म हुआ, तो व्हेन यू प्लान कि हम अपना क्लिनिक रन करेंगे, ये आइडिया कब आया? ये मेरा तभी था जब मैंने अपने पेट को मैं क्लिनिक लेके गई थी। हाँ। बस तभी था कि मेरे को डिग्री करके अपना क्लिनिक खोलना है। इट वाज़ दैट क्लियर। तो क्लिनिक मुझे अभी क्या गवर्नमेंट है? में भी नहीं जाना था। ओके, क्लिनिक कैसा चल रहा है अभी? क्लिनिक इज़ गोइंग गुड, बट क्योंकि एक नया सेटअप है, हुँ, आस-पास काफ़ी क्लिनिक्स हैं। रोहिणी में पर्टिकुलरली मेरा क्लिनिक है, हुँ, सेक्टर 6 में, बट रोहिणी अभी बहुत सैचुरेटेड हो गया है। काफ़ी हुँ। क्लिनिक्स है, 800 900 मीटर्स में आपको बहुत आपको क्लिनिक्स 1-2 मिलेंगे। क्लिनिक्स मिल जाएँगे। ईज़िली यस, और जो बहुत टाइम से चल रहे हैं। तो एक नई क्लिनिक आपको सेटअप करना है, कैसे हाई कॉम्पिटिशन में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, बट स्टिल आई वुड से इट्स गोइंग गुड, पेट्स को रिस्पॉन्स इज़ ट्रीट गुड। करने में डर नहीं लगता है? जब उनको ठीक कर रहे होते हैं, तो टच भी करना पड़ता है, बहुत बार काट भी लेता है। काट लेते हैं, मुझे रिसेंटली काटा है। बट हाँ, मेरे साथ वैसे बहुत फ्यू इंसिडेंसेस हुए हैं कि पेट्स ने कभी काटा है सब मेजरली। ऑफ कोर्स हमें अपने साइड से एक प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है कि जैसे हम उनको प्रॉपर हैंडलिंग भी हमें सिखाया जाता है हमारी पढ़ाई के दौरान, कि पहले प्रॉपर हैंडलिंग करो। तो हर एनिमल स्पीशीज़ के अलग-अलग हैंडलिंग होती है। डॉग्स काउज़ का बताइए थोड़ा-सा कैसा डॉग्स रहता है? का तो हमें मज़लिंग करना पड़ता है, मज़ल उनका माउथ आप बंद कर दीजिए। एलिज़ाबेथन कॉलर आप लगा सकते हैं। हुँ, थोड़ा-सा पेट पेरेंट को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ता है। हुँ, काऊ बफ़लो का अलग होता है, उसमें तो और मैन पावर चाहिए। हुँ, तो सब कैट्स के लिए आप उसको टॉवल रैप से कर सकते हैं, हुँ। उसमें मज़ल नहीं ज़्यादा यूज़ कर सकते, तो सब स्पीशीज़ का अलग है। बीइंग अ गर्ल और डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता हो? कुछ हद तक, बिकॉज़ थोड़ा लोगों का माइंडसेट भी होता है कि हाँ, मे बी मेल डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, फीमेल कम अच्छी है। हाँ, ऐसा मिथ है? आई थिंक सो। वैसे मेरे साथ हाँ, पर्सनली तो नहीं हुआ है, होना तो नहीं तो चाहिए वैसे, हुँ, लेकिन आई थिंक ये थॉट मेट्रो, प्रोसेस कहीं न कहीं रहता है। यस, मेट्रो सिटीज़ में कम होगा मेरे ख्याल से, रूरल एरियाज़ में हुँ, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, बिकॉज़ पोस्टिंग्स आपकी ऐसी जगह पे होती हैं। रूरल्स में तो ऐसा सोचते ही नहीं कि कोई गर्ल वेटरनरी डॉक्टर हो सकती है। बिल्कुल। ऐसा भी मुझे ऐसा लगता हाँ है। जी, हाँ जी। तो आपके बैच में कितने बच्चे ऐसे थे, मतलब बॉयज़ गर्ल्स का क्या रेशियो रहा होगा?
गर्ल्स ज़्यादा थी, बॉयज़ कम थे। गर्ल्स ज़्यादा थी? यस। ओके। अभी अगर आपने पीजी के लिए अगर हम बात करें तो पीजी का किस तरह से रहता है? हायर स्टडीज़ के लिए अगर इंडिया से बाहर जाना है तो क्या स्कोप है उसका? इंडिया से बाहर का स्कोप अच्छा है, बट आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। नैवली आपको क्लियर करना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम्स का ऑफ कोर्स कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो जो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, ठीक है? और आपको ऑफ कोर्स हार्ड वर्क भी चाहिए। लेकिन अगर हम इंडिया में ही पीजी की बात करें तो आपको आईकार का एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल पीजी के रिसर्च। हाँ लिए? जी, पीजी के लिए। तो वो एग्ज़ाम होता है, और उसके थ्रू आप उसमें स्ट्रीम्स कैसी रहती हैं यूजी और पीजी का? उसमें एनिमल साइंस अलग रहता है, वेटनरी साइंस अलग रहता है। तो एनिमल साइंस इज़ नॉन क्लिनिकल एंड वेटनरी साइंस इज़ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। ओके। तो जिसको क्लिनिकल में जाना है तो वो अपने अकॉर्डिंग मतलब चूज़ कर सकते हैं। एनिमल साइंस क्या होता है? एनिमल साइंस जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के बारे में, न्यूट्रिशन का, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एनिमल साइंस ओके, में। क्लिनिकल में क्या-क्या पार्ट है? वेटनरी सर्जरी, वेटनरी मेडिसिन और वेटनरी गायनोकोलॉजी। तो अभी आप सर्जरी कर लेते हैं? यस। तो ये सारे यूजी में सिखा देते हैं या पीजी के लिए पीजी में सिखाते हैं? वैसे इन जनरल तो जैसे अगर बाकी कोर्सेज़ की बात करें कि बंदा पीजी में एलिजिबल होता है कि भई अब हम सर्जरी कर सकते हैं। हुँ। तो ऐसा भी इसमें इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्या? नहीं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी स्किल के ऊपर है, आपके कॉलेज के ऊपर भी है खैर, कि आपके कॉलेज में आपको कितना एक्सपोज़र मिला, कि आप कितनी सर्जरीज़ आप देख पाए, हैंड्स ऑन कर पाए। यूजी में तो कोई परफेक्ट नहीं हो जाता है, उसके बाद आपको जैसे कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, एक डब्ल्यूवीएस का कोर्स है, ऊटी में है, गोवा में है, उसमें आपको 15 डेज़ का सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स होता है। बेसिक आपको सिखाया जाता है कैसे से यू डू द सर्जरीज़, उसके बाद एटलीस्ट आपको 500 200 ऐसे सर्जरीज करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इंडिविजुअली आप सर्जरी ओके। कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। डब्ल्यूवीएस क्या है? वर्ल्ड वेटनरी सर्विसेज है, एक ट्रेनिंग सेंटर है एक तरीके से। इट्स काइंड ऑफ प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर और गवर्नमेंट? प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट। यस। तो उनका कुछ प्रोग्राम रहता है? यस, सर्जिकल प्रोग्राम रहता है। ओके। अगर हम थोड़ा-सा बात करें कि भई एज़ एन स्टूडेंट जो समझ में आता है कि ठीक है, चलो कोर्स तो कर लेते हैं, कॉलेज भी मिल जाएगा, हम्म एट द एंड हम अर्न कितना करेंगे? हम्म। ये एक एक्चुअली क्या है कि आप वेटनरी के बाद कौन से सेक्टर में आप चले जाते हैं, बिकॉज देर आर प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर वेटनरी। तो आप किस में जाते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कोई बोलता है कि जिसमें पैसा ज़्यादा होगा उसमें जाएँगे, तो वो सेगमेंट क्या है? रेस ट्रैक वेट्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप रेस ट्रैक हॉर्सेस को आप ट्रीट करते हैं, तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी क्लिनिक्स में भी आई थिंक पीपल आर अर्निंग वेल। ओके। अगर हम क्लिनिक्स की बात करें अगर जैसे आपके यहाँ पर डे का क्या फुटफॉल रहता होगा? एक्चुअली इट्स वेरी डायनामिक, ठीक है। सो अबाउट आई वुड से 10 तक का इजीली क्लिनिकल केसेस आ जाते हैं। ओके, 10-15 आ जाते हैं। कुछ यस ऐसे यस भी होंगे परमानेंट वाले भी? यस यस, ओवर द टाइम यू डेवलप योर परमानेंट अगर हम क्लाइंट्स। थोड़ा-सा इसको ऐसे देखें कि प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है? इसको थोड़ा-सा ब्रीफ करिए। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर्स में आपका एक तो क्लिनिक्स का आता है, आप हॉस्पिटल्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, या अपना भी क्लिनिक खोल सकते हैं, या आप एनजीओज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जॉब्स होती हैं वीएएस की या वीओ की, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन या वेटनरी ऑफिसर, मतलब चीज़ वही है, बस नाम अलग अलग है। तो ये गवर्नमेंट का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो जॉब आती है वो बहुत रेगुलरली नहीं आती है, हर स्टेट में एटलीस्ट 3 से 5 साल में एक बार आती है, ये एक चीज़ है। बाकी और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे कि आप आर्मी में भी जा सकते हैं, हाँ, वहाँ पे भी आरवीसी। रहता है। हाँ जी। तो एट द एंड सैलरी कितना मिलता है? सैलरी पैकेज नहीं बताया आपने। सैलरी पैकेज अगर आप क्लिनिक्स में स्टार्ट करें तो इजीली अभी नहीं, 40। गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी है, बिकॉज़ हम्म। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर हाँ जी। सरकारी नौकरी का अलग अपना स्कोप है। यस तो यस। उसमें क्या सैलरी पैकेज रहता है? अबाउट 50,000 मिनिमम स्टार्टिंग से रहेगा, ठीक है। 80 ₹50,000 तक, यस यस, 80 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 1 लाख से ऊपर भी जा ओके, सकता है जो इसलिए। प्रोफ़ेसर्स रहते हैं कॉलेजेस में, हम्म। तो उनका क्या पे स्केल रहता होगा? उनका भी 80 तो मिनिमम रहेगा, हुँ। 80 से ऊपर 1 1.5 लाख बिकॉज़ तक। जितना मुझे लग रहा है कि अभी का जो सिनेरियो है, जैसे यूपी के अंदर देखें तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं। अच्छा। तो इन फ्यूचर जैसे ही प्राइवेट कॉलेजेस आएँगे तो बहुत सारे फैकल्टी की भी रिक्रूटमेंट्स होगी।
जैसे कि अगर हम आयुर्वेद में देखते हैं तो इन जनरली बेसिक 1 लाख रुपए उसको पे स्केल मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस पे एज एन ट्यूटर एज एन फैकल्टी भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा, यस, बिकॉज अभी यस। इंडिया के अंदर बहुत कम कॉलेजेस हैं, कुछ राजस्थान में हैं, कुछ हरियाणा में हैं, आई थिंक एक यूनिवर्सिटी कोई तमिलनाडु में है, वहाँ पर है। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए इस कोर्स को और इन्हेंस करने में, या पिछले 5-10 सालों में गवर्नमेंट ने क्या क्या इन्हेंस किया हुआ है सिस्टम में, और क्या भी आपको और लग रहा है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है अभी इसमें? इस बेसिकली ये लगा लीजिए, जैसे बाकी सारे बाकी सारे जैसे एमबीबीएस है, इन सब में आपको स्टाइफंड मिलता है, वैसे ही हम स्टूडेंट्स को भी मिलता है। इतना नहीं है जितना जितना एमबीबीएस स्टूडेंट्स को मिलता है, वेटनरी में थोड़ा सा कम है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा मेजर वेटनरी में कितना पे करते हैं? हमारे टाइम पे तो देखिए कम था, 15,000 था, 15,000 10-15,000। मंथली था ना? हाँ जी। एज एन स्टूडेंट इट्स डिसेंट आई अमाउंट। थिंक यस, यस, बट वो हाँ, टाइमली नहीं आता, आपके पास आउट होने के काफ़ी टाइम बाद आता है। अच्छा। हाँ जी। तो बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा मेजर नहीं है जो गवर्नमेंट यूजी में ने। इतना स्टाइपेंड मुझे लग रहा है ठीक हाँ जी, हाँ जी, है। ठीक है। और थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस फील्ड में मुझे और अच्छा करना है, या अगर मुझे इंडिया के बाहर जाके कुछ करना है, तो उसके लिए क्या स्कोप है? उसके लिए भी अच्छा स्कोप है, हम्म, बाहर। लेकिन यही है कि उससे जो पहले का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी स्ट्रगल है, बिकॉज़ आपको हम्म, काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स के थ्रू पास करना पड़ता है। उसके बाद जाके अगर आप वहाँ पे क्लिनिक अपना खोल लेते हैं तो आप हम्म। अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अब्रॉड में। कोई ऐसा है इस फील्ड का रोल मॉडल जिसको आप जान रहे हो जो आज के समय में बहुत पैसा अर्न कर रहा हो? अब बहुत पैसा अर्न कर रहा हूँ। मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ के एस्पेक्ट में नहीं, लेकिन जिन्होंने काफ़ी अचीव किया है अपनी नॉलेज के हाँ। थ्रू, उसमें कुछ हैं डॉक्टर। एक तो डॉक्टर कस्तूरी हैं, आईवेट के नाम से उनका एक सिर्फ आई स्पेशलिस्ट हैं वो। तो उनका आईवेट के नाम से क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। ओके, पेट में आई स्पेशलिस्ट, यस, यस। तो पीजी कर रखा होगा उन्होंने फिर। यस, पीजी, आई थिंक पीएचडी भी कर रखा होगा, और शायद अब्रॉड से उन्होंने किया है, इफ़ आई एम नॉट ओके। रॉन्ग। बाकी जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन, आपने जैसे आई का मैंने बताया, इसी कैंसर का भी है। तो सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आप अपने पेट्स को दिखा के आप कैंसर के लिए इलाज करवा सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं या प्राइवेट जॉब्स की, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं इन दोनों को हम्म, मिला के। जैसे हमने बात करी थी कि प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, एनजीओज में ज्वाइन कर राइट। सकते हैं। वीएएस, वीए हो गया। हम्म, तीसरा आपका आरबीसी हो गया। आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। हम्म, अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो हम्म, वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन बन सकता है, हम्म, जूज में, सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में, वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। किसी को फिशेस में इंटरेस्ट है तो फिशरीज वो कर सकते हैं। रेस ट्रैक वेट्स, जिसमें आप हॉर्सेस का ट्रीटमेंट करेंगे। हम्म, उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, जहाँ पे जो मीट जो कंज्यूम किया जाएगा बाय ह्यूमंस, आप उस मीट का क्वालिटी चेक करते हम्म, हैं। स्लॉटर हाउसेस में आप अपॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद आप काफ़ी स्टूडेंट्स एक्चुअली यूपीएससी भी क्रैक करते हैं, कुछ हम्म, एमबीए में भी चले जाते हैं। बाकी लैबोरेटरीज़ हैं, उसमें आप डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़, उसमें आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें करते हैं। तो ओह ग्रेट। अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी सारी हैं। एक्सटेंशन एजेंट्स आप बन सकते हैं, रूरल एरियाज़ में जाके आप फार्मर्स को एजुकेट करते हैं कि कौन कौन सा वैक्सीन्स लगेगा एनिमल को, और उनका आपको रख रखाव कैसा करना है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं। मुझे लगता है ये सेगमेंट काफ़ी कुछ खाली है एकदम से। अगर रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो थोड़ा सा डॉक्टर्स बहुत कम रहते हैं। यस, यस। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप और डिटेल्ड में बताएं कि जो वेटनरी कोर्स है उसके अंदर और क्या सीखने को मिलता है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ईयर वाइज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर आपको कौन सा लगता है, या काइंड ऑफ सब्जेक्ट के टर्म्स में क्या क्या सिखाते हैं? बिकॉज बहुत, जैसे इंजीनियरिंग में ऐसा होता था कि लास्ट में एक प्रोजेक्ट देते थे, तो इसका कैरिकुलम क्या है? हम्म। जैसे उसमें क्लब्स रहते थे, काइंड ऑफ कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कोई जानना चाहे पूरा विदाउट कोर्स किए, हम्म। वो वाला, वो पूरा फील क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर में किस तरह का कॉलेज दिखता है, क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है? फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा होता है, थर्ड ईयर में लगता है कि ठीक है, अब हमारा ट्रैक प्रॉपर आ चुका है। बिकॉज वो बाई चॉइस तो इस पे नहीं जाता है, बाई चॉइस बहुत कम बच्चे आते हैं। हाँ, बाई डिफॉल्ट वाले बहुत सारे मिलेंगे। तो उनके नज़रिए से थोड़ा सा बताइए। जब आप कॉलेज एंटर करते हैं हम्म, तो फर्स्ट ईयर काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है हम्म, स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ बोरिंग भी हो सकता है, हम्म, क्योंकि
आपको रहता है कि अच्छा आप क्योंकि आप एक मेडिकल कॉलेज में गए, जैसे एक वेटनरी हाँ कॉलेज में गए, तो आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करेंगे, आप सर्जरीज करेंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे। हाँ लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको बस बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, फंडामेंटल्स। तो वो ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके यही सब्जेक्ट्स काम आने वाले हैं। आपको फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग लगता है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं आपके सेकंड ईयर में, माइक्रोबायोलॉजी और आपका एलपीएम होते हैं, कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं, बट ड्राई सब्जेक्ट्स भी होते हैं। सो फर्स्ट सेकंड ईयर आपका ऐसे निकलता है, कुछ बहुत एक्साइटिंग नहीं होता है। थर्ड ईयर मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था क्योंकि फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम एक्चुअली ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो ड्रग्स आप आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। हाँ कि वो काम कैसे करती है, उसके क्या हाँ जी। अप्रोच कौन से। हाँ, उसका डोज़ रेट क्या है, उसको आपको कौन से रूट के थ्रू लगाना है, आपको उसको नस में देना है कि आप उसको इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। और डोज़ रेट वेटनरी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर ड्रग का अपना एक डोज़ रेट होता है, उस कैलकुलेशन के थ्रू हम इंजेक्शन देते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम क्लिनिक्स में जाते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में जब मैं थी तब हम 4th ईयर से क्लिनिक्स में एंटर करते थे। तो उस टाइम पे फिर आप मेडिसिन वार्ड होता है आपका, आपका सर्जरी होता है, गायनोकोलॉजी वार्ड होता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो 4th और 5th ईयर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग वही जाता है। मेन है। वही मेन है। तो इसमें कुछ इंटर्नशिप वहीं कैंपस पे रहती है, या इंटर्नशिप के लिए हमको 1 साल बाहर कहीं पे पोस्टेड रहना होता है, या कहीं पे जाके करते हैं? इंटर्नशिप एक्चुअली 2 फॉर्म्स में होती है। एक आपकी रोटेटरी होती है, एक स्टैटिक होती है। जो स्टैटिक इंटर्नशिप होती है वो आप क्लिनिक्स में करते हैं। कि क्लिनिक्स में हो गया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टाइप में, मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किया जाता है। और जो रोटेटरी होती है उसमें आपका चॉइस होता है कि आप कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने ज़ू में किया था, दिल्ली ओके। ज़ू में। तो उसमें काफ़ी मज़ेदार रहा एक्सपीरियंसेस बहुत एक्सपीरियंसेस। यूनिक यूनिक मिलते यस, होंगे। यस। बाकी आप क्योंकि हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, सो आप उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे डेली मिल्क स्कीम है दिल्ली में, मैंने हाँ हाँ। उसमें किया था। हाँ जी। ओके। तो ऐसे अलग-अलग आप रोटेटरी में आपको अलग-अलग में जाना पड़ता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो ऐसे-ऐसे होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब जब बच्चा कोई अदर कोर्स कर रहा होता है बियॉन्ड दैट एमबीबीएस, तो वो हर एक चीज़ को एमबीबीएस से कनेक्ट करता है। कि अगर वो बीडीएस कर रहा होता है तो उसको लगता है मैं तो डेंटिस्ट बन जाऊंगा, एमबीबीएस वाला ये कर रहा होगा। तो एक वो जो कनेक्ट रहता है, बिकॉज उसका ट्रैक अलग है, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है, वो जो सीख रहा है, जो उसका कैलकुलम है वो डिफरेंट है। बट वो कंपेयर किससे करता है? एमबीबीएस से। बिकॉज अगर मेडिकल की फील्ड में देखिए सबसे ज़्यादा मैक्स लेवल यही है, तो वो वहीं से कनेक्ट करता है। तो आप नहीं कनेक्ट करते थे इस चीज़ को? नहीं, मैंने कनेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे वेटनरी मिला। इनफैक्ट अगर हम एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, एमबीबीएस करने के बाद आपको एमडी करना है, फिर डीएम करना है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस में आएंगे। आपको कपल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए, 10-15 साल का। क्योंकि आप एमबीबीएस करने के बाद अगर आप एक क्लिनिक खोल लेते हैं तो कोई भी नहीं आएगा आपके हाँ, पास। बिकॉज उसमें ऑलरेडी जो एमडीएमएस कर रखा है वो भी है मार्केट में, और डीएम वाला भी है। हाँ जी, और प्लस इसमें हम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 15 का है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई उधर जाएगा। और आपने क्योंकि डॉक्टर्स अब नीचे लिखते भी हैं क्यों कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एम्स में कर रहा है, तो वो भी अपने एक करके कहाँ नीचे से आए, लिखेंगे। पढ़े कहाँ से, हाँ जिसको जी, लिख देते हैं। फेलोशिप कहाँ से करी है। एग्जैक्टली। लेकिन ये चीज़ अभी वेटनरी में नहीं है। अगर आप वेटनरी जस्ट अपना बीवीएससी करते हैं, आप क्लिनिक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पीजी करना है, आप वेरी वेरी गुड, आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बीवीएससी करने के बाद भी आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ओके। यस। हाँ, इसका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता होगा? हाँ जी। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, या कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन 2 होते हैं। एक तो वीसीआई रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करवाना ज़रूरी है। और अगर आपका वीसीआई रजिस्ट्रेशन है तो आप ऑल इंडिया कहीं पे भी प्रैक्टिस कहीं कर भी सकते प्रैक्टिस कर हैं। यस। सकते हो। बाकी एक स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे दिल्ली वेटनरी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ हुआ है। ओके। अगर मैं सपोज़ मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे वहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यहाँ का ओके, कैंसल करके। जिस स्टेट पे होगा हमको उस स्टेट पे करना पड़ेगा। यस, यस। अभी तक आप कितने पेट्स ठीक कर चुके होगे, या ट्रीटमेंट करने का मौका मिला होगा करीब? काफ़ी सारे हैं नंबर्स तो कितने वैसे। साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं 4 एंड हाफ ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। करीब 5 साल होने वाले हैं। हाँ जी। तो 5 ईयर में अगर ईयरली एट एन एवरेज लें तो कितने पेट्स को ठीक किया हुआ है? मतलब एक दिन में कम से कम आप 10 का एवरेज लगा लीजिए। तो मतलब 4-5 हज़ार ले लें?
साल यस का? आई थिंक वी कैन 3,000 अगर डू एवरेज ले लें तो फिर भी 12-15,000 ठीक कर चुके हैं। यस एक्चुअली मैंने इतना सोचा नहीं कभी हाँ। बैक जाके कि मैंने कितनों को ट्रीट किया बट यस बट अगर थोड़ा-सा अब अपार्ट ऑफ दैट बिकॉज़ जैसे कि घर पे भी पेट्स रहते हैं, डॉग है किसी के यहाँ, किसी के यहाँ कैट है। हम्म तो मेजरली प्रॉब्लम क्या रहती है? जो आपके पास एज़ एन पेशेंट जो आते होंगे, तो उनके मेजर प्रॉब्लम क्या देखने को मिली है? तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेजर प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रो प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए? या इन जनरली लोग घर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हो जाता है? सबसे पहली चीज़ है कि पेट पेरेंट्स को कुछ को तो अवेयरनेस नहीं है कुछ को होते हुए भी एक लापरवाही वाली चीज़ है हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेट का वैक्सीनेशन काफ़ी पेट पेरेंट्स जस्ट बिकॉज पैसे कुछ बचाने के लिए वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं अपने पेट्स को और वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो यहाँ पे तो पैसे बचा रहे हैं लेकिन अगर उनका पेट फ्यूचर में वो वैक्सीन ना करवाने की वजह से बीमार पड़ा है तो उनको उससे डबल या ट्रिपल अमाउंट उसके ट्रीटमेंट में खर्च करना पड़ेगा कुछ डेडली डिजीज़ होती हैं जैसे कैनाइन पारो वायरस फेलाइन पारो वायरस कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ये बहुत डेडली डिजीज़ेज़ हैं जिसमें बचने के चांसेस इनफैक्ट काफ़ी कम होते हैं और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है तो क्या हो जाता है पेट को इसमें? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने नहीं लगवाया उसका। ये समझ लीजिए एक ह्यूमन कोरोना टाइप है जैसे कोरोना एक ह्यूमन से दूसरे डॉग में बहुत इजीली स्प्रेड होता है ओके। ऐसे ही ये वायरसेस भी एक डॉग से दूसरे डॉग या एक कैट से दूसरे डॉग बहुत इजीली स्प्रेड होते टच हैं करने से हो जाता है या यस बॉडी टू एक बॉडी रूम में ट्रांसफर भी हो जाता है? रहेंगे तब भी एरोजोल ट्रांसमिशन से भी वायरसेस स्प्रेड हो जाते हैं तो वॉमिटिंग लूज मोशन और एक स्टेज में आके डेथ भी हो जाती है सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीनेशन अपने पेट को ज़रूर करवाना जब भी आप एक नया पेट लेके आएँ आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं वेट के पास और वो रेगुलर वेट विजिट्स रखिए क्योंकि डॉक्टर उसको देख पाएंगे उसको कुछ एबनॉर्मैलिटी होगी तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है वेट मैनेजमेंट उसका हम कर पाएंगे क्योंकि कुछ ब्रीड्स में ओबेसिटी बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है कैट वगैरह की बात करें तो देन कैट्स में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है? कैट्स में अगेन एक तो वायरसेस काफ़ी इनफैक्ट किटन्स जो हैं वो वैक्सीन ना करवाने की वजह से दे अनफॉर्चुनेटली पास अवे वैसे कैट्स यूजुअली एक मतलब लो मेंटेनेंस आप पेट लगा लीजिए अपना अपना अच्छे से ध्यान रखता है साफ़ सुथरा है अपने आप को लिक करता रहता है तो नहलाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है थोड़ा डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड या यूरोजेनाइटल ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है बट अगेन वो अर्ली डिटेक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं कैट का क्या एवरेज लाइफ ड्यूरेशन रहता है? डॉग का क्या रहता है? डॉग का अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 years कैट्स का भी अराउंड इतना ही रहता है कैट का भी इतना रहता है? यस ओके, कोई ऐसा किसी पेट्स को ठीक किया हो जिसका काफ़ी ज़्यादा एज हो या बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो, देन आपने उसको ठीक किया हो तो एक वो लगता है कि हाँ यार मेरे कुछ करने का तो कुछ तो है जिसको हम ठीक कर पा रहे हैं एटलीस्ट। यस यस हाँ, तो ऐसा कभी मोमेंट आया? हाँ जी बिल्कुल स्पेशली जैसे फिट्स सीजर्स का जो केस होता है एपिलेप्सी डॉग्स में तो उसमें देखना बहुत ही पेनफुल होता है पेट पेरेंट के लिए भी कि हर 15 मिनट में कभी कभार फिट्स आते हैं या हर दूसरे दिन फिट्स आ रहे हैं तो उसको जब आप ट्रीट कर देते हो एक उसका जो पीस ऑफ माइंड आपको लगता है आप उसको दे पा रहे हो पेट पेरेंट को भी दे पा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कुछ टर्मिनल इलनेसेस होती हैं जैसे ट्यूमर्स हो गया डॉग्स में आप बाहर एक्सटर्नल ट्यूमर है तो उसको तो आप रिजेक्ट करके निकाल लोगे लेकिन इंटरनल ट्यूमर हमेशा पॉसिबल नहीं होता तो उसमें कीमोथेरेपी आप स्टार्ट करते हैं फिर कीमो के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो आपको अगेन काफ़ी अच्छा लगता है तो ये चैलेंजेस कुछ आपने हैं किया किसी का कीमो? हाँ जी बिल्कुल एक बहुत बेसिक सा है कि जैसे घर में या लोग इन जनरल बोलते हैं कि यार इसको वैक्सीन लगवा दो तो काटने से वो जहर नहीं फैलेगा, कुछ ऐसा होता है? हाँ जी रेबीज़ वैक्सीन होती है तो वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन वो है पेट पे ही लगाते हैं? पेट में लगाते हैं इंसानों का रेबीज़ वो वैक्सीन तो अलग बाद है में आता है बिकॉज जब काट लेगा तब उसको लगाना रहता है। यस यस सो वो भी ज़रूरी है वो पेट के लिए भी ज़रूरी है आपके लिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई स्ट्रे डॉग आपके पेट को बाइट कर लेगा तो एटलीस्ट उसको थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगा तो वो क्या मतलब वन टाइम देना रहता है या एनुअली रहता है एनुअल रहता है? हाँ लेकिन अगर फर्स्ट टाइम लगेगा तो 1 महीने बाद या 21 डेज बाद हम बूस्टर लगाते हैं फुल प्रोटेक्शन के लिए फिर एनुअली रहता है ओके, तो उसके वैक्सीन लगाने के बाद फिर काटने का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है या रहता है? इम्पैक्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी एक्चुअली रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी पेट पेरेंट्स पूछते हैं
कि मैंने अपने पेट को रेबीज़ लगा लिया एंड एवरी अदर डे आई गेट अ कॉल कि डॉक्टर आपने मेरे पेट को रेबीज़ तो लगाया हुआ है लेकिन इसने ना आज मुझे या मेरे बेटे को काट लिया है और काफ़ी सेवियर बाइट हुआ है। अब इसमें मैं वैक्सीन लगाऊं कि ना लगाऊं? अब पेट पेरेंट्स को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आई एम अ वेटनेरियन। वेटनेरियंस जो हैं वो सिर्फ अकाउंटेबल हैं पेट्स के लिए। मैं ह्यूमंस को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ कि आप लगवाओ कि ना लगाओ। अगर राइट, आपको कुछ हुआ है तो आपके लिए एक ह्यूमन डॉक्टर अलग हैं, आपको उनसे जाके बातचीत कंसल्ट करनी करना है, चाहिए। कंसल्ट करना। हाँ, अगर डॉक्टर ने बोला है कि लगाइए वैक्सीन तो आपको लगवाना पड़ेगा। राइट। क्योंकि रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता लाइफ्स के साथ। और रेबीज़ कब हो जाता है, कब नहीं होता, उसके काफ़ी फैक्टर्स हैं। जितना ज़्यादा ब्रेन के पास होगा, उतना ज़्यादा वो जल्दी फैलेगा। जितना डीप बाइट होगा, वो जल्दी फैलेगा। सो ऑन अ प्रिकॉशन आप अपनी पेट को भी वैक्सीन लगाइए और अगर आपका डीप बाइट होता है, तब आप ह्यूमन डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए। लेकिन हाँ, अगर माइनर स्क्रैचेस हो जाते हैं, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा वैक्सीन लगवाना ही है। बहुत बार बंदर कर लेता है, हाँ जी, मंकी बहुत बार वो पंजे मार देता तब है या तो काट। लगवाना हाँ, पड़ेगा आपको। लगवाना पड़ेगा। हाँ जी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर थोड़ा सा इसमें हम बिजनेस की बात करें, तो ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि या काइंड ऑफ बिजनेस एक्सप्लोर किया जा सकता है, या एज एन वेटेरिनियन जब हम इसको करके निकलेंगे तो देन बच्चे और इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप तो अभी एक क्लिनिक रन कर रहे हैं, बट बहुत वाइड सेगमेंट है, तो आपको इसमें और क्या लग रहा है एज एन स्टार्टअप लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो क्लिनिक्स अभी रन हो रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में अच्छे खासे। लेकिन अगर हम थोड़ा रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें, तो उसमें काफ़ी सारे अभी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं। क्लिनिक्स की मैं बात करूँ, तो जो लोग अभी क्लिनिक्स नहीं खोल रहे, तो वो क्लिनिक एक तो अपना खोल सकते हैं। और क्लिनिक भी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रीटमेंट, उसमें आप काफ़ी सर्विसेज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे पेट बोर्डिंग हो गया, कभी कोई मतलब पेट पेरेंट है वो कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, तो एक हेडेक रहता है कि मैं पेट को कहाँ पे रखूँ। तो अगर ग्रेट। आपके वेट के पास ही पेट हॉस्टल है, वो अपने अच्छे से टेक केयर कर रहा है, तो वो वहाँ पे रखना ज़्यादा राइट। प्रेफर करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए मैंने रखा नहीं है। मेरे साथ में बहुत बार ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो जाता है कि नहीं है, तो देन उसका ध्यान कौन रखेगा, कौन हुँ, ख्याल रखेगा? यस। तो पेट हॉस्टल्स टेक केयर ऑफ दैट, वो प्रॉपर वॉक्स कराएँगे, खाने को देंगे, ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। काइंड ऑफ बोर्डिंग जैसे अ, चर्च छोटे जैसे बच्चों का रहता है। हाँ, क्रच जैसे, आई एम सॉरी, हाँ, हाँ, क्रच हाँ, जैसे होता है वैसे। समझ गया। और दूसरी चीज़, अगर आपका क्लिनिक है तो आप साथ में ग्रूमिंग फैसिलिटीज़ रखिए, हुँ, उसको नहलाना। आजकल हेयर ट्रिम काफ़ी हाँ, पेट्स बहुत चल रहा करवाते है। हैं, ये शिट्ज़ूज़ रील्स का। में तो खूब वायरल हो रहा है। यस, यस, मतलब स्टाइलिश कट एंड ऑल ऑफ दैट, वो चीज़। सेकेंडली आप फूड रख सकते हैं अपने क्लिनिक में, हुँ, ठीक है? और एक्सेसरीज़ हो गया। तो ये एवरीथिंग एट वन डोर स्टेप, हुँ, तो वो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करें, वेट एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उसमें आप उसमें अलग अलग चीज़ों में आप कर सकते हैं। जैसे कि वेटनरी सॉफ्टवेयर काफ़ी लोग बनवा रहे हैं, हुँ, ठीक है? क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ओपीडी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, उनको ओके। रेगुलर वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग के आपको रिमाइंडर्स भेजने हैं। ग्रेट। तो वो आपको मैनुअली करने के बजाय एक सिस्टम ऐसे डेवलप हो जाएगा, जो आपने डेट डाल दी समझ और गया। ऑटोमेटिक। इन जनरली जैसे एमबीबीएस जो ये जो हॉस्पिटल्स हैं सारे यूज़ करते हैं कि क्या यस, यस, ओपीडी में यस। क्या ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। यस, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, और आपको पेट पेरेंट को रिमाइंडर्स भी चले जाते हैं कि आज आपके पेट का वैक्सीनेशन ड्यू है। ओह! वेरी नाइस। यस। सॉफ्टवेयर्स अभी हैं, ये चल रहे हैं मार्केट पे? अभी हैं, बट रिसेंटली ओवर द टाइम इतनी ज़्यादा लोग आ गए हैं अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स को लेके और इतने हुँ, कम्पेटिटिव रेट्स पे, तो हुँ, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंडली आप फार्मा में जा सकते हैं, मतलब फूड में भी आप जा सकते हैं। पेट के लिए हुँ, आप होम न्यूट्रिशियस फूड बना सकते हैं, उसको हाँ। पैक करके वो दे सकते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें आपने बताया हुआ कि उसके लिए आप मीट डिलीवर कर सकते हैं, यस, एज़ यस। पर द नीड। यस, यस। काइंड ऑफ डाइट चार्ट, यस, है ना? यस, वो हुँ, चीज़ है। हुँ, बाकी जैसे एक चीज़ मुझे लगता है जो थोड़ा इतना नहीं है अभी, हुँ, जैसे कि कुछ डॉग्स होते हैं जो चल नहीं सकते, हुँ। पैरालाइज़्ड हैं। हाँ, हाँ। उनके लिए हम व्हील चेयर्स बनवा सकते हैं। ओह! तो वेरी वो नाइस। ये अभी तो कोई भी बना सकता है। कोई भी बना सकता है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको इतनी ईज़िली लिंक्स नहीं मिलेंगे। जैसे जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने एक डॉग को देखा, वो पैरालाइज़्ड था। जैसे ही न्यूज़ मिली पेट पेरेंट को कि पैरालाइज़्ड है, वो एकदम रोने लगी एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि आई शुड हेल्प हर।
तो तब मैंने काफ़ी लिंक्स से मैंने सर्च करने की कोशिश करी, बट उसका व्हीलचेयर का साइज प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, 20,000 25,000। बट ज़रूरी नहीं है हर कोई ये पे कर पाए, तो आई थिंक ये हम काफ़ी सस्ते रेट में इकोनॉमिकल कर अगर कर सकते हैं, देंगे तो हर इकोनॉमिक दूसरा में। यूज कर पाएगा। यस यस मैं समझ गया, जितनी उसकी एसेंशियल चीजें हैं, यस यस एज एन ह्यूमन जो सारी चीजें चाहिए होती हैं, अगर वो एज एन पेट अगर उसको हम कंसीडर करके चलें तो सारी चीजें हम बना सकते हैं एक तरीके इसकी से। कोई एंड नहीं है, आप जितना भी हाँ, चाहो उनको उसका पैम्पर कर सकते हो, हाँ गेटअप भी नई बना नई सकते चीज़ें ला हैं। सकते हैं। यस बिकॉज एक मेरे नोन है कानपुर में, उनका जो गले पे डालते हैं वो साइन करता था, तो वो उन्होंने उनके यहाँ बनता था फैक्ट्री में, तो वो मुझे बता रहे थे। तो उनका काफ़ी वाइड लेवल पे सप्लाई इंडिया में और इंडिया के बाहर भी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नीट नहीं दिया हुआ है या नीट में वो डिसक्वालीफाई है, तो क्या डायरेक्ट एडमिशन्स पॉसिबल हैं या कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो वो बताइए। अगर किसी ने नीट नहीं दिया है हम्म, तो पॉसिबिलिटी है कि वो हम्म, वेटनरी में आ सकता है, हम्म, दो तरीके से। एक हम्म, होता है स्टेट वेटनरी हम्म, काउंसलिंग के थ्रू। तो हर स्टेट की अपनी 85% कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है, और बट आपका डोमिसाइल होना चाहिए उस स्टेट का, हम्म, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्सीमेट हम्म, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, बिकॉज दिल्ली में कोई वेटनरी कॉलेज नहीं है। हम्म, लेकिन अगर आप जैसे आंध्र प्रदेश में एपीएमसेट एग्ज़ाम है, तो आप हम्म, उसके थ्रू एडमिशन ले सकते ओके। हैं। एक राजस्थान में भी होता है, यस, काफ़ी राजस्थान स्टेट्स में वेटनरी है। का, यस यूपी का भी एक अलग सेपरेट होता है। यस तो यस। इट्स मीन कि वो 85% स्टेट कोटा वो नीट के थ्रू होता है या सेपरेट जो एग्जाम रहते हैं उसके थ्रू? नीट के थ्रू तो 15% कोटा होता है। ओके। ये जो स्टेट वेटनरी काउंसिल है वो 85% कोटा अपने ही स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखती है। समझ गया, ये जिसने भी एग्जाम का अपियर किया होगा। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम है, जैसे कि मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है टोटल कुछ 54 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, उसमें से कुछ 8-9 कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, कट ऑफ्स वगैरह का भी दिया हुआ था। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कराते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो उस पर आई थिंक वो डायरेक्ट भी अलाउ करते हैं। यस यस। बाकी दूसरा एक और तरीका है, जैसे डुवासू है हाँ, मथुरा में, हाँ, और जीबी पंत यूनिवर्सिटी है हम्म, उत्तराखंड में। हम्म, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हाँ, है। हाँ, हाँ, ये रहता है, तो हाँ जी, सेपरेट एंट्रेंस यस यस। एग्जामिनेशन तो रहता है। उसमें भी आपने अगर नीट नहीं दिया तो इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, और इसी डिस्कशन के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो उनको काफ़ी कुछ डेप्थ में, मतलब अब जैसे लोगों को एमबीएस के बारे में पता रहता है या बीडीएस के बारे में पता रहता है या आयुर्वेद के बारे में पता रहता है, तो सिमिलरली मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बिकॉज इन्होंने उस कोर्स को किया हुआ है, उस जर्नी को एक्सप्लोर किया हुआ है, और इन्होंने ये अभी करंटली क्लिनिक भी रन कर रही हैं, तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स थे वो रिजॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई रह गया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप इनका चैनल भी विजिट कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज़, लेंदी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नमस्कार।